गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एपिक हॉस्पिटल में यहाँ पे शोल्डर जॉइंट के बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर विनीता पिंजानी फ्रॉम एपिक हॉस्पिटल डॉक्टर कर्णव पंचाल के साथ आज हम ये सेशन करेंगे। डॉक्टर कर्णव पंचाल जो कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिस्ट विथ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट विथ शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जो आपको आज थोड़ी जॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। शोल्डर जॉइंट पेन होता क्या है और वो दर्द किस चीज़ से होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या आते हैं, वो आज हम चर्चा करेंगे। कर्णव पंचाल सर आज आपको डिस्कस करेंगे कि मरीज प्राइमरली कौन से दर्द के साथ वो रिप्रेजेंट होते हैं, कॉमन क्या दर्द लेके वो आते हैं और उसके साथ परामर्श होते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कर्णव पंचाल हूं और एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम करता हूं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। आज हम इस लाइव सेशन में शोल्डर पेन और उसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताने जाऊं कि शोल्डर पेन दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट बीमारी है जो ऑर्थोपेडिक के सर्जन के साथ पेशेंट्स लेकर आते हैं। जनरली शोल्डर के जो तकलीफ है जिसमें टॉप 3 मोस्ट कॉजेज आते हैं, उसमें एक होता है शोल्डर पेन, जिसके साथ हमारे पास मरीज आते हैं। ये पेन शोल्डर जॉइंट के अंदर भी हो सकता है या तो फिर शोल्डर जॉइंट के अराउंड भी हो सकता है, वो फर्स्ट बीमारी है। सेकंड तकलीफ है कि शोल्डर जॉइंट स्टिफनेस माने कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट नॉर्मल रेंज में मूवमेंट करता है, उसके जगह पे दर्दी को शोल्डर स्टिफ हो जाता है, मींस उसके शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट, उसके हलन चलन कम हो जाती है। वो भी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जिसके साथ मरीज हमारे पास आते हैं। और तीसरा कॉमनेस्ट रीजन है शोल्डर डिसलोकेशन, कि शोल्डर जॉइंट का बारी-बारी उसकी पोजीशन पे फिसल जाना, जिसको हम रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। तो ये 3 कॉमनेस्ट बीमारी है, शोल्डर पेन, शोल्डर स्टिफनेस और रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। ये सब तकलीफ के साथ मरीज जनरली ओपीडी में हमारे पास दिखाने आते हैं। अब आपने जाना कि 3 ये चीजों के साथ मरीज ओपीडी में आते हैं, पर शोल्डर जॉइंट पेन होने के कारण क्या है, वो होता किस चीज से है? सर आपको उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी चीजों की वजह से शोल्डर पेन होता है। यस, शोल्डर पेन जो कॉमनेस्ट बीमारी है, उसमें अगर हम रीजन की बात करें तो टिपिकली वो रीजन को या उस कॉजेज को हम 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीजन है ट्रॉमेटिक कॉजेज, सेकंड रीजन है नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज और तीसरा रीजन है रेफर्ड पेन। सो अगर हम पहले रीजन की बात करें ट्रॉमेटिक कॉजेज, तो उसमें जनरली कोई शोल्डर पे इंजरी होने की वजह से पेशेंट हमारे पास पेन लेकर रिप्रेजेंट करता है। ये इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, या तो फिर स्पोर्ट्स में इंजरी की वजह से भी हो सकता है, या डायरेक्ट इंपैक्ट की वजह से भी हो सकता है। जनरली ये इंजरी में शोल्डर के आसपास के लिगामेंट का फट जाना या शोल्डर जॉइंट के बोन्स का फ्रैक्चर हो जाना, ये सब चीजें आती है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है और वो हमारे पास आता है। ये ट्रॉमेटिक कॉजेज है। दूसरा रीजन है नॉन ट्रॉमेटिक और ए ट्रॉमेटिक कॉजेज। ये नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज में आता है रोटेटर कफ टेयर्स, जिसको हम डीजेनरेटिव रोटेटर कफ टेयर्स बोलते हैं। जनरली थ्रू आउट द लाइफ जो मरीज अपना शोल्डर का जॉइंट बहुत यूज करते हैं, खास करके फीमेल्स, उनको स्पॉन्टेनियसली शोल्डर के आसपास के जो मसल्स है वो जीर्ण हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो स्पॉन्टेनियसली फट सकते हैं और उसकी वजह से पेन हो सकता है। दूसरा रीजन है आर्थराइटिस, जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट में संधिवा होता है, आर्थराइटिस होता है, वैसे ही शोल्डर जॉइंट में भी आर्थराइटिस हो सकता है, शोल्डर जॉइंट में घिसा हो सकता है, उसकी वजह से भी पेशेंट हमारे पास पेन लेकर आ सकता है। तीसरा रीजन है शोल्डर इंपिंजमेंट, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, बाइसेप्स टेंडिनाइटिस, सबएक्रोमियल बर्साइटिस, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे किसी को गठिया हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और कोई इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक आर्थराइटिस है, उसकी वजह से भी शोल्डर में पेन हो सकता है और उसकी वजह से भी पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। तीसरा रीजन है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन में जनरली ऐसा होता है कि एक्चुअली शोल्डर में कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन शरीर के और कोई बॉडी पार्ट में कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से हमको शोल्डर में पेन होता है। जैसे कोई मरीज को हार्ट अटैक होता है या तो फिर कार्डियक का पेन होता है, तो उसका रेफर्ड पेन लेफ्ट शोल्डर में होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे ही लीवर में या पित्ताशय में पथरी हो तो उसके वजह से हमको राइट शोल्डर में पेन हो सकता है। तो ये सब रीजन है कि शोल्डर पेन हो सकता है।
जब भी मरीज हमारे पास आता है तब ये रीजन में से हम सॉर्ट आउट करके मरीज को पेन किसकी वजह से होता है वो डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपने सुना कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं शोल्डर पेन के, उसमें से कौन सा रीजन है वो डायग्नोस करने के लिए पहले उनका ओपीडी में आना जरूरी है, उसकी माइनर टेस्टिंग जरूरी है। बहुत सारे अलग अलग रीजन होता है, चेस्ट की वजह से, हार्ट की वजह से भी हो सकता है, लीवर की वजह से भी हो सकता है, और कोई स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो ये डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि कौन सी वजह से है। और इसमें एक और चीज आती है सर, वो फ्रोजन शोल्डर का नाम हमने सुना है, वो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? यस, तो फ्रोजन शोल्डर की सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है फ्रोजन शोल्डर। एज द नेम सजेस्ट के इसमें शोल्डर की मूवमेंट कम हो जाती है, फ्रीज हो जाता है। अगर हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करें तो फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट एक गोला और कटोरी से बना हुआ होता है। ये गोला और कटोरी के आसपास 360 डिग्री एक कैप्सूल का आवरण होता है जिससे दोनों कटोरी और गोले अपने अरस परस जुड़े हुए होते हैं। जब भी ये कैप्सूल थिक हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तब वो शोल्डर की फ्रीली मूवमेंट नहीं करने देती और इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या तो फिर फ्रोजन शोल्डर के नाम से पहचानते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अगर देखा जाए तो कॉमनेस्ट रीजन है उसका डायबिटीज। अगर आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो उसमें फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ थायराइड की बीमारी जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, किसी को स्ट्रोक होना, लकवा होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, या तो फिर किसी ने पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, या किसी ने अपने गोले का फ्रैक्चर हो गया, उसका सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस उन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी नहीं की, उसकी वजह से भी कंधा स्टिफ हो सकता है। ऐसे ही अगर बाईपास सर्जरी करवाते हैं तो कई मरीज ऐसे होते हैं कि डर के कारण शोल्डर अपने मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से 1-2 महीने में हमारे पास फ्रोजन शोल्डर लेकर आते हैं। ये सब कॉजेज है फ्रोजन शोल्डर के। अगर देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर के मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज, सेकंड स्टेज होता है फ्रोजन स्टेज एंड थर्ड स्टेज होता है थॉइंग स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जब भी पेशेंट आता है तब उसको पेन ज्यादा रहता है। पेन की वजह से पेशेंट कंधे की मूवमेंट नहीं कर पाता और जनरली ये स्टेज अब अप्रोक्सीमेटली 2 months to 9 months तक रह सकता है। सेकंड स्टेज होता है फ्रोजन स्टेज। इसमें धीरे धीरे पेशेंट को पेन कम हो जाता है पर स्टिफनेस उतनी ही मेंटेन रहती है। और थर्ड स्टेज होता है थॉइंग स्टेज, जिसमें अगर हम कुछ ना करें तो भी दर्द धीरे धीरे रिकवर अपने आप हो सकता है, पर ये स्टेज करीबन 2 to 3 years तक चल सकता है। अगर हम फ्रोजन शोल्डर के मैनेजमेंट की बात करें कि इसमें हम उसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो जनरली जब भी मरीज हमारे पास आता है तब उसका एक तो पहले हम रीजन डिसाइड करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर किस वजह से है। फ्रोजन शोल्डर अगर शुगर अनकंट्रोल के लेवल की वजह से है तो पहले दर्दी का डायबिटीज ब्लड शुगर चेक करवा के उनका वो मैनेजमेंट शुगर कंट्रोल मैनेजमेंट की सलाह देते हैं। उसके साथ साथ अगर दूसरी कोई मेडिकल बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन है, थायराइड की बीमारी है, वो सब वही रेक्टिफाई करते हैं। 98 to 99% पेशेंट्स को स्पेसिफिक सुपरवाइज्ड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम दिया जाता है जिससे पेशेंट रेगुलर फिजियोथेरेपी करके उसको फॉलो करके अपनी शोल्डर की जो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वो वापस ला सकते हैं। अगर 98-99% पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी, दवाई गोली, मेडिकल मैनेजमेंट से फायदा नहीं है तो फिर कई पेशेंट में हम इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन करते हैं। ये इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये हम कंधे के अंदर इंजेक्शन डाल के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें देखा जाए कि ये स्पेसिफिक खाली कंधे के अंदर दिया जाता है, उसकी कोई सिस्टेमिक साइड इफेक्ट नहीं होती, वो खाली फ्रोजन शोल्डर के लिए काम करता है। अंदर जो भी हम स्टेरॉइड डालते हैं उसकी वजह से जो हमारी थिकन कैप्सूल है वो सॉफ्ट हो जाती है, अंदरूनी इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो जाता है, सूजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट इजीली अपनी फिजियोथेरेपी कर पाते हैं। अगर ये 98 to 99% पेशेंट्स फिजियोथेरेपी, मेडिकल मैनेजमेंट या इंजेक्शन से रिकवर नहीं होते, फिर उनको हम समझा के एक दूरबीन से छोटा सा ऑपरेशन करके जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक फ्रोजन शोल्डर कैप्सुलर रिलीज ऑपरेशन बोलते हैं, तो दूरबीन से ऑपरेशन करके उनकी जो थिकन कैप्सूल है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो शोल्डर की लॉस मूवमेंट है वो तुरंत ही रिकवर हो सकती है। ठीक है, मेरे को एक सर से क्वेश्चन है। कॉमन लोगों को ये होता है कि फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली ठंडी में ही होता है, ज्यादा ठंडी वाली चीजों में रहने से फ्रोजन शोल्डर, तो ये बात सही है सर कि ज्यादा ठंड वाली जगहों पे जाने से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है? नहीं, एक्चुअली इसका मींस नो हार्म, क्योंकि फ्रोजन नाम ऐसा है कि सबको ऐसा लगे कि ठंडी में होता है। एक्चुअली
विंटर में क्या होता है कि आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, तो आपकी कोई भी जॉइंट की मूवमेंट है वो कम हो सकती है, वो शोल्डर रिलेटेड नहीं होती, आपकी नी जॉइंट, हिप जॉइंट सब में असर होता है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर खाली विंटर में होता है, वो किसी को भी थ्रू आउट लाइफ हो सकता है। जैसे मेरे को ऐसा क्वेश्चन हुआ, आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपको एक लास्ट में कांटेक्ट नंबर भी देंगे, उस पर आप बता सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका रिप्लाई आ जाएगा उस पर। और आपको आगे के लिए टेस्टिंग के लिए कुछ भी हो ना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप ये बताइए रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, वो क्या है? रोटेटर कफ एक मसल्स है जो शोल्डर के आसपास रहते हैं। ये समझाने के लिए मेरे पास ये शोल्डर जॉइंट का मॉडल है। आप देख सकते हो कि ये हमारे राइट शोल्डर का मॉडल है, ये हमारे राइट शोल्डर का आगे का पार्ट है, ये हमारे राइट शोल्डर के पीछे का पार्ट है। ये जो हमारी हड्डी है वो आगे की हड्डी जिसको हम क्लेविकल बोन बोलते हैं, ये वाला जो हड्डी का पार्ट है वो हमारा कंधे का गोला है जिसको हम ह्यूमरल हेड बोलते हैं, और ये अंदर का पार्ट है वो ग्लिनोइड बोन बोलते हैं। ये जो बोन है वो हमारा अपर बैक बोन है जिसको हम स्कैपुला बोन बोलते हैं। इसके साथ ऐसी हमारी कंधे की कटोरी रहती है, और कटोरी के साथ ऐसा गोला रहता है। अगर हम देखने जाए कि जब भी हमारी शोल्डर की मूवमेंट होती है तो शोल्डर हमारा मूवमेंट नहीं करता, इसमें शोल्डर का कंधे की मूवमेंट मैक्सिमम रहती है। मोरलेस हमारी अंदर की जो कटोरी है, ग्लिनोइड बोन है, उसकी मूवमेंट मोरलेस स्टेबल रहती है। जो भी मैक्सिमम मूवमेंट ये होती है वो गोले की होती है। अगर हम आपको समझाने जाए कि शरीर में कोई भी हड्डी कैसे मूवमेंट करती है, तो कोई भी बोन या कोई भी जोड़ की मूवमेंट होती है तब हड्डियां अपने आप मूव नहीं करती है। हड्डी के साथ मसल्स चिपके होते हैं, वो मसल्स की कार्यक्षमता के साथ, मसल के पावर के साथ कोई भी हड्डी की मूवमेंट होती है। वैसे ही शोल्डर जॉइंट में देखा जाए तो जब शोल्डर जॉइंट में गोले की मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट के लिए शोल्डर जॉइंट के गोले के साथ मेनली 4 मसल्स चिपके हुए होते हैं। आगे की तरफ एक मसल चिपका होता है जिसको हम सबस्कैपुलरिस मसल बोलते हैं। कंधे के गोले की ऊपर की तरफ 2 मसल चिपके हुए होते हैं जिसको हम सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स बोलते हैं, और पीछे की तरफ एक मसल चिपका होता है जिसको हम टीरिस माइनर मसल बोलते हैं। ये चारों 4 मसल्स एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। ये ग्रुप की ताकत से, ये मसल्स के पावर से हमारा कंधा ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पे मूवमेंट करता है। तो ये रोटेटर कफ मसल्स इंटैक्ट रहना, उनका पावरफुल रहना हमारे कंधे की मूवमेंट के लिए जरूरी है। कोई भी इंजरी के बाद या थ्रू आउट द लाइफ एक्सेसिव ओवर यूज की वजह से ये मसल्स रिपीटेडली इंजर हो सकते हैं, और उसके वजह से ये मसल फट सकते हैं। जब भी ये मसल फट जाते हैं, जब भी ये मसल गोले के अटैचमेंट से निकल जाता है, तब हमारे गोले की मूवमेंट कम हो जाती है। हमारे गोले के मूवमेंट कम होने की वजह से हमको पेन होता है, तो इसको हम रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट देखते हैं कि पेशेंट घर में हाथ के बल पे गिर गए, या एक्सीडेंट हो गया, क्रिकेट खेलते वक्त जर्क लग गया, उसमें ये मसल्स फटने की संभावना रहती है। जब भी ये मसल्स फटते हैं, यानी कि जब भी रोटेटर कफ टेयर होता है, रोटेटर कफ इंजरी होती है, तब पेशेंट को मूवमेंट में तकलीफ होती है, नाइट में ज़्यादा पेन रहता है। नॉर्मली जितना वेट हम लिफ्ट कर पाते हैं उतना वेट पेशेंट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। और जब पेशेंट हमारे पास आता है तब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वेरियस शोल्डर एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं, उसमें मोरलेस हमको पता चल जाता है। इसके कंफर्मेशन के लिए हमको एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई से हमको मोरलेस ऑलमोस्ट 100% पता चल जाता है कि रोटेटर कफ इंजरी है कि नहीं, और उसके बाद हम उसकी आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तो आपने ये समझा कि हमारे बॉडी में एक कटोरे जैसा होता है और एक बॉल जैसा होता है, जिससे ये ज्वाइन होता है। अगर इस ज्वाइंट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमको इस चीज की वजह से दर्द होता है। कोई मसल टूट जाता है वहां पे, या फिर गिरने की वजह से थोड़ी से भी हल्की उसमें खरोच आती है तो हमको ये दर्द होता है, और हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसके लिए ट्रीटमेंट सर समझाएंगे आज। सर आज अब हम आगे समझाएंगे, ये बॉल है वो बारी बारी डिसलोकेट होता है। डिसलोकेट मतलब क्या? उसकी प्रॉपर जगह से वो हिल जाना। तो वो बारी बारी डिसलोकेशन होने का रीजन क्या है? वो जो अपनी जगह से वो बॉल हिल जाता है तो किस कारणों की वजह से वो बॉल हिलता है, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अब सर उसके बारे में एलोबरेट करें। ये रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन है, विच इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंजरी शोल्डर के लिए। हमने कई बार देखा है कि एक्सीडेंट के बाद खेलते कूदते समय जब भी दो प्लेयर्स एक के साथ टकराते हैं तभी शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है रोहित शर्मा,
उनको ये प्रॉब्लम है। इवन श्रेयस अय्यर जो उसके लिए अभी सर्जरी करवा के वापस मैदान में लौटे हैं। अभी हम शोल्डर डिसलोकेशन की बात करें तो जैसे मैंने समझाया कि शोल्डर जॉइंट हमारा कटोरी और गोले से बना हुआ था। अगर आप इसकी रचना देखोगे तो कटोरी हमारी एकदम शैलो है, स्मॉल है, और जो हमारा गोला है वो गोला एकदम बड़ा है। तो जब भी कटोरी स्मॉल होती है, गोला एकदम बड़ा होता है, तब फिजिक्स के नियम के अनुसार जब भी मूवमेंट होती है तब उसकी मूवमेंट हमको मैक्सिमम मिलती है। तो शोल्डर जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसकी मूवमेंट हमारे बॉडी में सबसे मैक्सिमम मिलती है, पर दैट मोबिलिटी इज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेबिलिटी। जब भी मूवमेंट ज्यादा मिलती है तब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आपने गोल्फ देखा होगा, गोल्फ में जैसे बॉल होता है, गोल्फ बॉल, उसका स्टैंड रहता है जिसको हम गोल्फ टी बोलते हैं। जब भी गोल्फ बॉल स्टैंड पे खड़ा होता है तब स्टैंड का जो डायमीटर होता है छोटा होता है और बॉल का डायमीटर बड़ा होता है। इसका इसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जी हमारी कटोरी का डायमीटर बहुत छोटा है और बॉल का डायमीटर बहुत बड़ा है, तो हमारे बॉल की इनहेरेंट टेंडेंसी रहती है कि वो डिसलोकेट हो जाए, सबलक्सेट हो जाए या तो फिर फिसल जाए। स्पेसिफिकली जब हम बॉल थ्रोइंग एक्टिविटीज करते हैं, इस पोजीशन में हमारा हाथ ले जाते हैं, तब डिसलोकेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। नेचुरल मैकेनिज्म है कि ये हमारी कटोरी है, उसके आसपास 360 डिग्री एक गादी होती है जिसको हम ग्लेनर्ड लेब्रम बोलते हैं। जनरली जब भी हमारा हाथ ये थ्रोइंग पोजीशन में जाता है तब आगे की तरफ की गादी जो लेब्रम है वो कंधे के गोले को उसकी कटोरी में से फिसलते रोकती है। ये मैकेनिज्म नेचुरल मैकेनिज्म है जो जिसकी वजह से जनरली ये हमारा गोला फिसलता नहीं है। पर जब भी कोई हाई इंपैक्ट एक्टिविटी होती है या तो फिर अचानक से जर्क आता है, तब ये जो गादी है आगे की तरफ होती है वो गादी टूट सकती है और उसकी वजह से हमारा गोला फिसल जाता है। जब गोला फिसल जाता है तब आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर वो गोला बिठाना रहता है। पर जनरली ये नेचुरली जो गादी हमारी है जो डिसलोकेशन को प्रिवेंट करती है, वो एक बार टूट गई उसके बाद उसका हीलिंग होना नेचुरली बहुत ही डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली जब आपकी एज लेस देन 25 ईयर्स हो। अगर लेस देन 25 ईयर्स एज है आपकी और उस पर आपको एक बार डिसलोकेट हो गया है गोला, तो उसका रिपीटेडली डिसलोकेशन होना बहुत ही आम बात है। तो जब तक ये हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है गादी का वो फिर से फट गई है, उसके वजह से जो रिकरेंट डिसलोकेशन हो रहा है, जो गादी हम फिर से अगर रिपेयर नहीं करते तब तक ये हमारा गोला फिसलता रहता है। तो इन केस अगर आप लेस देन 25 ईयर्स एज में आते हो और आपको एक बार गोला डिसलोकेट हो गया है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे और आपका गोला बारे बारे फिसलता रहेगा तो जब भी गोला फिसलता है तब गोला और कटोरी दोनों अरस परस टकरा के फिसलते हैं। और आपने देखा होगा जब दो गाड़ी टकराती है तो दोनों कार में डेंट पड़ जाता है। वैसे ही जब दो बोन टकरा के फिसलते हैं और वापस भी जब आते हैं तब टकरा के आते हैं, रिलोकेट होते हैं, तब तो दोनों हड्डी के अंदर डेंट पड़ जाता है, दोनों हड्डी धीरे धीरे लॉस होती जाती है। तो जब जितनी बार ये डिसलोकेशन ज्यादा बार बढ़ता जाएगा उतनी बार आपका बोन लॉस बढ़ता जाएगा और उसके बाद की आपकी ऑपरेशन और उसके बाद की रिकवरी, उसके रिजल्ट सब पे असर पड़ेगा। तो अगर लेस देन 25 ईयर्स एज है आपकी और आपका गोला बारी बारी फिसल रहा है तो शोल्डर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास दिखाकर उसकी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी बनता है। जी, अभी आपने समझा पूरा कि गोला क्या होता है, वो फिसलता कैसा है, शोल्डर पेन कैसे होता है और उसके कारण क्या क्या है। अभी आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को कभी भी शोल्डर पेन हुआ है, आपके बच्चे हैं तो खेलते टाइम थोड़ा सा भी शोल्डर पेन हो सकता है, क्रिकेट खेलते टाइम आपको दर्द हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये सब चीज तो पता चल गया, चलो कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है, हमको ये दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम हुई है, अब इसका इलाज क्या है पता चल गया, पर उसके बाद उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। इसका इलाज क्या है, वो कौन सी तकनीक, आधुनिक तकनीकों से ये इलाज हो सकता है। व्हाट इज आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक का मतलब क्या है सर, अब वो समझाएंगे कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है और सर्जरी कौन से हिसाब से हो सकती है। आर्थ्रोस्कोपी अगर हम वर्ड की बात करें तो आर्थ्रोस्कोपी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। आर्थ्रोस इज अ ग्रीक वर्ड, आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट
एंड स्कोपी इज एन इंग्लिश वर्ड, स्कोपी मीन्स टू सी। जब भी हम जॉइंट के अंदर जाकर उसको देखते हैं तब उसको आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। जैसे हम पेट के अंदर जाकर देखते हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। ऐसे ही जॉइंट के अंदरूनी कोई भी दूरबीन की सर्जरी होती है उसको हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी में हमारे पास एक 4 मिलीमीटर का छोटा सा दूरबीन रहता है। वो दूरबीन के साथ एक कैमरा कनेक्ट किया जाता है और वो कैमरा एक टीवी पे कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ, कैमरे के साथ एक लाइट केबल भी होता है, जो जब आर्थ्रोस्कोप अंदर जाता है, जॉइंट के अंदर जाता है, तब हमको लाइट प्रोवाइड करके जॉइंट के अंदर का जो भी पिक्चर है वो डेमोन्स्ट्रेट हमारे थ्रू कैमरा मॉनिटर पे होता है। जब भी हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं तब कोई भी जॉइंट के अंदर, जैसे नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये सब जॉइंट की आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी संभव है। किसी भी जॉइंट के अंदर हम दूरबीन डालते हैं और दूरबीन का अंदरूनी जो पिक्चर है, जॉइंट का अंदरूनी पिक्चर है, वो दूरबीन थ्रू हमारे मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट होता है और वो मॉनिटर पे जो भी वीडियो और पिक्चर आता है उसी को देखकर हम डायग्नोसिस करते हैं इंजरी को और उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम शोल्डर स्पेसिफिक जॉइंट की बात करें तो शोल्डर जॉइंट में कई सारी ऐसी इंजरीज है या बीमारियां है जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें पहले तो आता है फ्रोजन शोल्डर। जैसे मैंने आपको बताया 98 to 99% ऑफ पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट या तो फिर फिजियोथेरेपी से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी अपना शोल्डर स्टिफ रहता है, तो उसी केस में हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का पेशेंट को ऑफर करके वो जो भी ट्रीटमेंट है वो कैप्सूल रिलीज करके पेशेंट को पहले से पेन फ्री और उसकी मूवमेंट पहले से रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है शोल्डर की, इसमें रोटेटर कफ टेयर्स आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे कंधे की स्नायु फट जाना, वो कंधे के स्नायु फटने की वजह से हमारा हाथ ऊपर नहीं उठता है और हमको डे टू डे लाइफ में पेन होता है, तकलीफ होती है। इस जो फटे हुए मसल्स है उसको भी टांके लगा के रिपेयर करना पड़ता है, जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकता है। तीसरी ये रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, जिसमें हमारा शोल्डर जॉइंट फिसल जाता है बारी बारी। ऐसे केसेस में भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंधे की गादी फट जाती है, क्लिनोइड लेब्रम, उसको हम फिर से रिपेयर करके शोल्डर जॉइंट को स्टेबल कर सकते हैं। चौथा स्लैब टाइप करके टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हमारा कंधे के कटोरी है उसके ऊपर एक मसल्स अटैच रहता है जिसको हम बाइसेप्स टेंडन बोलते हैं। कई बार रिपीटेडली टेनिस खेल की वजह से या इंजरी की वजह से वो टेंडन वहाँ जो हड्डी के साथ चिपका होता है वहां से उखड़ जाता है, जिसको हम स्लैब टाइप बोलते हैं। वो टेंडन को फिर से उसी की साथ नेचुरल जो उसका अटैचमेंट है वहां पे अटैच करने के लिए भी ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हम यूज कर सकते हैं। तो ये शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, ये आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है जो शोल्डर की बीमारी के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसका मेन बेनिफिट है ये है कि केवल 3 या 4 इंसिजन में, छोटे छोटे 4 to 5 मिलीमीटर इंसिजन में हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे करीबन 1 या 1.5 दिन का रहता है। छोटी सर्जरी, की होल सर्जरी की वजह से इसमें ब्लड लॉस भी मिनिमम रहता है और उसके साथ साथ पेशेंट के फिजियोथेरेपी वगैरह एकदम इजी हो जाता है, तो पेशेंट की रिकवरी भी एकदम स्मूथ रहती है। तो ये सब आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है जो हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं और उससे पेशेंट काफी रिकवर हो सकता है। जी, आपने सुना कि आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बहुत ही आधुनिक तकनीक के जमाने में पहले तो ओपन सर्जरी, पूरा एक बड़ा कट आता था और 10-12 स्टिचेस आते थे और उसके बाद भी छोटे छोटे जो इंजरी थी वो तो रह ही जाते थे। अब दूरबीन की वजह से हम छोटे से छोटे भी इंजरी को पहचान सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ दूसरी चीज वो बहुत मिनिमल टाइम में हो जाती है, उसके लिए लॉन्ग टर्म सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टिचेस, जो स्कार मार्क के सबको बहुत डर होता है, स्कार मार्क बिल्कुल नहीं आते, 2 या 3 स्टिच में वो चीज हो जाती है। और दूसरी चीज कि उनको पहचानने में, वो टीयर पहचानने में अब वो बहुत इजी प्रोसीजर हो चुकी है। तो आपके परिवार में कुछ भी ऐसा है, आपको अब पता तो चल ही गया होगा कि आप कौन से स्टेज में, अगर आपको दर्द है, दर्द की वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आपने कभी डायग्नोसिस करवाया है, तो आप कौन से स्टेज में है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैसेज, ये पूरे सेशन से आपको एक मैसेज मिला है कि कोई भी छोटी से छोटी
घर में घाव या तकलीफ हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी तकलीफ आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे सर ने बताया कि वो गोला एक बार निकल जाता है तो एक बार हुआ है तो उसमें आगे जाके आप सर्जरी करवा लो। अगर वो आगे जाके 2-3 बार हुआ तो फिर वो सर्जरी पॉसिबल ना भी हो सकती है। दूसरी चीज, आपको आपके बच्चों को कभी छोटा इंजरी होती है, क्रिकेट होता है, आप उससे खेलते हो और उसमें इंजरी हो जाती है, तो फिर उससे आप इग्नोर करके उसको घर पे बाम लगाना, शेक करना, सिर्फ वो काम करने से आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आगे जाके एक बार टेस्टिंग करवाइए। अगर टेस्टिंग नॉर्मल होती है तो फिर आप आगे जाके उसको छोड़ सकते हैं, बट एक बार टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कई सारे पेशेंट हमारे पास सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ ट्रीटमेंट करके आते हैं। जैसे पेशेंट को 1-2 महीने से पेन है इंजरी के बाद, तो पेशेंट हमारे पास आता है, सर फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसकी ट्रीटमेंट चाहिए हमको। पर एक्चुअली वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हम उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तब कुछ और ही निकलता है, जैसे रोटेटर कफ टेयर्स है, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस है, ये सब। तो जो मैनेजमेंट पार्ट है वो पूरा चेंज हो सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपको जब भी कोई लंबे समय से पेन है तो उसका मेहरबानी करके सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए। आप कोई स्पेसिफिक सर्जन को दिखा के उसकी बराबर से डायग्नोसिस करवा के उसकी ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस कांटेक्ट पे कर सकते हैं 7227074441। थैंक यू सो मच। थैंक यू।